वेलकम इन्वेस्टर्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करने के पहले आपको 2026 नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए ये नया साल हेल्थ और वेल्थ से भरपूर हो, यही मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को विशेष है। तो यदि आप 2025 देखोगे तो ये कंसोलिडेटिंग ईयर था। निफ्टी के रिटर्न्स यदि आप देखोगे तो लगभग 9 to 10% के निफ्टी ने रिटर्न्स दिए थे। स्मॉल कैप के लिए आप देखो तो एक चैलेंजिंग ईयर था। स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगभग -7 to 8% के रिटर्न्स दिए हैं। तो करंटली यदि आप देखो तो बहुत ज़्यादा ग्लोबल अनसर्टनिटीज है, और इसी वजह से जिसमें यूएस एंड इंडिया का जो ट्रेड डील है जो अब तक हुआ नहीं है, उसके वजह से भी अनसर्टनिटीज है। एक्सपोर्ट्स फोकस जो बिजनेसेस थे उसके बिजनेसेस में चैलेंजेस आए हैं। तो ये समय में इट इज नॉट राइट टू आस्क द क्वेश्चन where we'll get the highest returns or which sectors will give the highest returns, बट हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आगे जाके 2026 में हमें कौन से ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे जो रिस्क है वो मॉडरेट हो और जो रिटर्न्स है वो आगे जाके कंपाउंडिंग के कंसिस्टेंट रिटर्न जो है वो आगे जाके मिल सके। तो ऐसे ही एक सेक्टर के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की है वैल्यू एडुकेटर चैनल पे, जहां पे मैंने माइक्रो कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज, एसएमई कंपनीज के बारे में डिटेल जो अंडरस्टैंडिंग है मैंने आपके साथ शेयर की है। तो जरूर ये जो सारे वीडियोस देख सकते हो। एंड यदि आपने वैल्यू एडुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम ये वीडियो में जो सेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वही सेक्टर से एक ये जो कंपनी है उसमें यदि आप देखोगे तो लास्ट 10 ईयर्स में उनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है कंपाउंडेड वो 17% रही है। जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ है वो लगभग 23% की उन्होंने कंपाउंडेड ग्रोथ की है। और इसके अलावा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है जिसको हम आरओसी कहते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, तो उन्होंने जो आरओई है वो लगभग 20% से ज्यादा मेंटेन किया है। और इसीलिए यदि आप स्टॉक का परफॉर्मेंस देखोगे, स्टॉक 2016 में लगभग 185 रुपीज का था जो करंटली लगभग 3800 रुपीज का हुआ है। यानी स्टॉक ने ही यदि आप देखोगे तो 20 टाइम्स से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं इन लास्ट 10 ईयर्स। यदि आप कंपाउंडेड ग्रोथ देखोगे स्टॉक प्राइस के या रिटर्न्स की तो दैट इज मोर देन 36%, विच इज फेनोमिनल ग्रोथ। तो ये जो सारे डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस, एंड जो सेक्टर के बारे में हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट इज गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी। अलग अलग काफी कंपनीज है, विल डिस्कस अबाउट ऑल द कंपनीज विच आर देयर इन दिस सेक्टर। तो इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में डिस्कस करने के पहले ये देख लेते कि रिसेंटली जो गोल्ड प्राइजेस में रैली हुई है, एक फेनोमिनल रैली हुई है, उसके बेसिक क्या क्या रीजंस है और इसके वजह से जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है उनको कैसे टेलविंड्स मिले हैं और आगे जाके उनके प्रॉफिटेबिलिटी में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन विल डिस्कस अबाउट ऑल द कंपनीज विच आर मेजॉरिटीली इनटू गोल्ड फाइनेंसिंग इन दिस वीडियो इन वेरी डिटेल मैनर। तो यदि आप देखो तो ये जो गोल्ड की रैली है वो रशिया एंड यूक्रेन वॉर से शुरू हुई। रशिया पे यदि आप देखोगे तो यूएस ने और अदर कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए थे, और रशिया के जो बेसिकली रिजर्व्स थे वो डॉलर्स में थे। पर एक बार सैंक्शंस लगाने के बाद रशियन सेंट्रल बैंक हो गई या बाकी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हो गए, दे स्टार्टेड बाइंग द गोल्ड, बिकॉज सपोज आगे जाके यूएस और कोई कंट्री पे सैंक्शन लगा देता है और उनके सपोज मेजरली जो रिजर्व्स है वो डॉलर डोमिनेटेड ही है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है कि कंट्री पे एक बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है। बट सपोज आप गोल्ड में आपके जो बाकी रिजर्व्स रखते हो या डाइवर्सिफाई करते हो, विच इज द एग्जैक्ट थिंग हैपेंड आफ्टर रशिया एंड यूक्रेन वॉर। काफी सारे अलग अलग कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उन्होंने उनके जो रिजर्व्स है उसको डाइवर्सिफाई करना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, और इसीलिए यदि आप देखोगे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द रैली इन द गोल्ड प्राइजेस, बिकॉज बेसिकली गोल्ड प्राइजेस ये एक सप्लाई एंड डिमांड होता है। तो जब भी डिमांड बढ़ जाता है कंपेयर टू सप्लाई तो एनी कमोडिटी और एनी स्टॉक्स की जो प्राइजेस है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यही हुआ है गोल्ड के केस में भी। इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग चीज है, स्पेसिफिकली इन इंडियन कंटेक्स्ट जो रूपी है वो काफी डिप्रिशिएट हुआ है। तो यदि आप देखोगे तो जब भी रूपी डिप्रिशिएट होता है इट एक्चुअली एड्स मोर फ्यूएल इनटू द रैली विच इज ऑलरेडी कॉज्ड बाय द गोल्ड प्राइजेस। तो इंडिया में यदि आप देखो तो गोल्ड में आप यदि इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिले होंगे कंपेयर टू इन्वेस्टिंग इनटू डॉलर डिनोमिनेटेड, या सपोज आपने डॉलर्स में गोल्ड खरीदा होगा। इसके अलावा और एक इंटरेस्टिंग चल रही है फिलहाल में ये गोल्ड फाइनेंसिंग के सेक्टर में, बिकॉज गोल्ड प्राइजेस में काफी रैली हो गई है। तो एक एलटीवी करके टर्म होती है, हमेशा आप याद रखना व्हेन एवर यू विल बी एनालाइजिंग दिस सेक्टर। एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू, यानी सपोज आपके पास 100 रुपीज का गोल्ड है तो उसके अगेंस्ट आपको कितना लोन मिल सकता है।
इनिशियली ये जो रेशो था वो 75% तक कैप था, यानी कोई भी एनबीएफसी या जो बैंक है दे कैनॉट लेंड मोर देन 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गोल्ड, अदरवाइज वो बैंक्स और एनबीएफसी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। जब आप देखो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, यहाँ पे और ज़्यादा वैल्यू भी मिलता है मोर देन 75, बट जो ऑर्गेनाइज एनबीएफसीज एंड बैंक्स है यहाँ पे ये कैपिंग जो था वो 75% का था। बट रिसेंटली अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई, यहाँ पे आरबीआई ने बेसिकली 3 बकेट्स में इसको डिवाइड किया है। जो लोन्स लेस देन 2.5 लाख के है उसमें एलटीवी 75% से इंक्रीज करके 85% किया है। बिटवीन 2.5 टू 5 लाख के जो लोन्स है यहाँ पे 80% का किया है, जो पहले 75% का था। एंड बियॉन्ड जो 5 लाख के लोन्स है वहां पे वो कांस्टेंट रखा है, विच वाज अर्लियर 75 एंड फिलहाल में भी आप देखो तो 75 ही है। तो इसका जो मेजर बेनिफिट होगा जो एनबीएफसीज या बैंक्स को, जिसका एवरेज लोन साइज जो है वो लेस देन 5 लाख है, बिकॉज बेसिकली दे कैन लेंड मोर। तो ये सेक्टर में करंटली काफी एक इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, जिसकी वजह से जो बेसिकली अलग अलग गोल्ड फाइनेंसर्स है या गोल्ड कंपनीज है डिस्बर्स जो करते हैं, उनके आप यदि देखोगे तो टोटल असेट्स अंडर मैनेजमेंट में यानी एयूएम में लगभग 30 to 40% की ग्रोथ हुई है। तो इसके क्या रीजंस है अभी हम क्विकली समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सपोज आपके पास 100 रुपीज का गोल्ड था, तो पहले आपको सिर्फ 75 रुपीज ही मिलते थे एज अ लोन टू वैल्यू, बट बिकॉज ऑफ दिस चेंज नॉर्म्स आपको ज्यादा यहाँ पर एडिशनल लोन टू वैल्यू मिलेगा या लोन मिलेगा। बट एट द सेम टाइम क्या हुआ है कि गोल्ड की प्राइस भी बढ़ गई, यानी सपोज 100 रुपीज के पहले गोल्ड की प्राइस थी जो 150 रुपीज हो गई, तो अभी आपको 85% लेने हैं बेसिकली 150 रुपीज पे, जो आप 75% ले रहे थे 100 रुपीज पे। तो आप पहले 75 रुपीज डिस्बर्स कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द आरबीआई कैटेगरी, बट करंटली आप लेस देन 2 लाख का सपोज लोन होगा तो 85% आपको एलटीवी मिल जाएगा 150 रुपीज का, विच इज नियरली अबाउट 127 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि 75 रुपीज का एयूएम हैज ऑलमोस्ट डबल टू 127 रुपीज। और इसीलिए आप देखोगे तो सारे जो अलग अलग एनबीएफसी के प्लेयर्स है या बैंकिंग प्लेयर्स है इन दिस पर्टिकुलर गोल्ड फाइनेंसिंग, उनकी जो एयूएम है या एयूएम की जो ग्रोथ है वो 30, 40, 50%, कुछ केसेस में ज्यादा भी है। सो दिस इज द कोर रीजन। तो अभी हम देख लेते कौन कौन से प्लेयर्स है ये इंडस्ट्री में। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्टेक्स्ट अबाउट द गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज की यहाँ पे करंटली टेलविंड्स क्यों है। तो राइट सेक्टर को चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि राइट स्टॉक को चूज करना इन दैट राइट सेक्टर। And that's what we basically do in our emerging titans and tiny titans की services. We are a SEBI registered research analyst और हमारी ये 2 स्पेसिफिक सर्विसेज है, जिसमें से जो टाइनी टाइटन्स है इसमें हम एक्सक्लूसिवली एसएमई कंपनीज में फोकस करते हैं, और जो इमर्जिंग टाइटन्स है यहाँ पे हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में फोकस करते हैं। लगभग 70 to 80% आर स्मॉल कैप्स एंड अबाउट 20% आर मिड कैप। इसमें हम अलग अलग जो प्लान विजिट्स करते हैं या मैनेजमेंट्स को मिलते हैं उसके स्कटलबट के नोट्स आपके साथ शेयर करते हैं, जो रिकमेंडेशंस देते हैं उसके भी सारे जो हमारे रिपोर्ट्स है वो आपको अवेलेबल है। इसमें लगभग हमने 26 कंपनीज को अब तक रिकमेंड किया है इन इमर्जिंग टाइटन्स, एंड जो टाइनी टाइटन्स में लगभग हमने 9 कंपनीज को यहाँ पर रिकमेंड किया है, एंड वी आर बिल्डिंग दैट पोर्टफोलियो। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में हमारा प्लान है कि टाइनी टाइटन्स का भी कंप्लीट पोर्टफोलियो बिल्ड किया जाए, बिकॉज करंटली एसएमई सेक्टर में काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आई है। जो 2021 या 2020 से 2024 तक रैली हुई थी, आई थिंक दैट इज ऑलरेडी बस्टेड, एंड मुझे लगता है कि काफी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है अभी क्वालिटी एसएमई कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे जो कंपनीज है वो अवेलेबल है, 10, 11, 12 पी पे बहुत अच्छी कंपनीज अवेलेबल है। सो दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली होल्डिंग द लॉट ऑफ कैश, एंड अभी मुझे लगता है कि इट्स अ राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। हम कोई भी ट्रेडिंग या यहाँ पर स्पेकुलेशन नहीं करते, हमारा हमेशा एटलीस्ट नेक्स्ट 3 ईयर्स का विजन होता है। तो इमर्जिंग टाइटन्स और टाइनी टाइटन्स के और डिटेल्स के लिए आप मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, इवन आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। सो वी कैन डिस्कस ऑल द डिटेल्स ऑन कॉल इफ यू हैव एनी क्वेरी। तो ये वीडियो में हम जो इंडिविजुअल यहाँ पर गोल्ड फाइनेंसर इसके बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि आप देखोगे तो मुथूट फाइनेंस इट्स अ जायंट इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जो मार्केट लीडर है, जिसके पास करंटली आप टोटल लोन बुक देखोगे ओनली गोल्ड रिलेटेड वो लगभग 1,24,000 करोड़ का है, एंड 2026 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में इट इज एक्सपेक्टेड ये कंपनी लगभग 7,200 to 7,500 करोड़ के जो प्रॉफिट्स है वो पोस्ट कर सकती है। तो बहुत बड़ी कंपनी है। बट इंटरेस्टिंगली यदि आप मार्केट कैप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो मुथूट फाइनेंस का जो मार्केट कैप है इट इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल विद द बैंक ऑफ बड़ौदा, विच इज अगेन अ वेरी वेरी बिग बैंक। तो दोनों का मार्केट कैप लगभग 1,50,000 करोड़ का है,
एक्चुअल में इंटरेस्टिंगली जो मुथूट फाइनेंस का मार्केट कैप है वो स्लाइटली हायर है कंपेयर टू बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये आप देखोगे तो कोई एक साल के रिटर्न्स का यहाँ पे उनका जर्नी नहीं है, या दे हैव नॉट डन एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। ये यदि आप देखो तो लास्ट 15-20 ईयर्स में दे केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन वन सिंगल थिंग विच इज गोल्ड फाइनेंस, क्योंकि टोटल एयूएम में से यदि आप देखोगे तो लगभग 94% के जो लोन्स है वो तो उनके गोल्ड रिलेटेड ही है। एंड मुथूट फाइनेंस इज द ओनली कंपनी विच हैज राइटली अंडरस्टूड द गोल्ड फाइनेंसिंग बिजनेस। इसके अलावा हम बाकी कंपनीज के बारे में भी ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मुथूट फाइनेंस के बाद में यदि आप देखो तो आईआईएफएल फाइनेंस आ जाती है, जिसके पास लगभग 34,000 करोड़ का लोन बुक अवेलेबल है गोल्ड लोन के रिलेटेड। इसके बाद में थर्ड नंबर पे यदि आप देखो तो मनप्पुरम फाइनेंस है, जिसके पास लगभग 30,000 करोड़ का लोन बुक का यहाँ पर एयूएम है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो फिर सीएसबी बैंक आ जाती है, जिसके पास लगभग 16,000 करोड़ के लोन बुक्स है। और इसके बाद में यदि आप देखो तो फेडरल बैंक का एक सब्सिडरी है, जिसमें फेडरल बैंक लगभग 61% का स्टेक ओन करती है। फेड फिना करके एक कंपनी है जिसके पास लगभग 6,000 करोड़ के आसपास लोन बुक यहाँ पर अवेलेबल है गोल्ड के रिलेटेड। तो मुथूट फाइनेंस डेफिनेटली यहाँ पर एक जायंट है जिसके पास हाईएस्ट मार्केट शेयर है। उनके पास टोटल यदि आप टनेज देखोगे कितना टन का गोल्ड वो ओन करते हैं या जिसके अगेंस्ट वो लोन देते हैं, वो लगभग 209 टन्स का है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट प्लेयर एंड सेकंड प्लेयर इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। फर्स्ट प्लेयर जो आप देखोगे तो मुथूट फाइनेंस है, जिसका लोन बुक लगभग 1,25,000 करोड़ के आसपास है। सेकंड प्लेयर जो आप देखो तो आईआईएफएल फाइनेंस है, दे हैव ओनली 35,000 करोड़ का लोन बुक। तो बहुत बड़ा गैप है। एंड मुथूट फाइनेंस हैज डन एक्सट्रीमली वेल इन लास्ट 10 ईयर्स। उनका आरओई भी यदि आप देखोगे और कंपेयर करोगे बाकी प्लेयर्स के साथ, तो दे हैव ऑलवेज मेंटेन वेरी हाई आरओई एज वेल एज हाई आरओए। तो बाकी अलग अलग जो फाइनेंसिंग कंपनीज है ये सेगमेंट में, उसके आरओए एंड आरओई के बारे में हम आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले ये देख लेते हैं कि बाकी कंपनीज जो है उनको इतना ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू क्यों नहीं मिल रहा है कंपेयर टू मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस के केस में यदि आप देखोगे तो लगभग 4.6 टाइम्स के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू है। एंड बाकी प्लेयर्स जो है उसमें यदि आप देखो तो लगभग 2 टाइम्स के आसपास उनको मिल जाता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इज अ राइट मैट्रिक्स whenever you are studying or valuing any NBFC और any banking company। ये जो lending companies है उनके लिए price to earning यानी PE ratio is not the right ratio to value them। Better to value these companies based on price to book value which is PB ratio। तो यदि आप IIFL फाइनेंस का केस देखोगे तो यहाँ पर डेफिनेटली दे आर द नंबर 2 इन द सेक्टर, बट जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो हार्डली 2 टाइम्स है। इसका मेजर रीजन ये है कि लास्ट ईयर आरबीआई ने सैंक्शंस लगाए थे आईएफएल फाइनेंस पे और दे हैव रिस्ट्रिक्टेड बेसिकली उनको एडिशनल गोल्ड लोन जो है वो डिसबर्स करने के लिए, कुछ कॉम्प्लायंस रिलेटेड इश्यूज थे। बट रिसेंटली यदि आप देखो तो आरबीआई ने ये जो सैंक्शंस है वो हटाया है। और इसीलिए यदि आप देखोगे तो बैंक का लास्ट 1 ईयर का जो पीरियड था इट वाज क्वाइट अ चैलेंजिंग पीरियड। बीच में उन्होंने लॉस भी पोस्ट किया था। इसके अलावा उनका एक माइक्रो फाइनेंस का लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का एक सेगमेंट था विच दे हैव बेसिकली डिसकंटिन्यूड, जहाँ पे जो ग्रॉस एनपीएस है लगभग 20% के हो गए थे। तो इसीलिए आप देखो तो मार्केट भी उनको बहुत ज्यादा प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं दे रहा है। और यही जो मिस्टेक्स है वो बाकी प्लेयर्स ने भी की है। यदि आप मनप्पुरम फाइनेंस का केस देखोगे तो यहाँ पर भी प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। एंड इसका भी रीजन यही है कि उनका भी एक माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस यहाँ पर, तो वो भी करंटली लॉस मेकिंग है। उसमें भी बहुत ज्यादा एनपीएस है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो ग्रॉस एनपीएस है वो 8% के हो गए थे, विच इज करंटली अबाउट 4.5 to 4.8%। इसके अलावा मनप्पुरम फाइनेंस का एक व्हीकल और इक्विपमेंट लोन्स का बिजनेस है जिसमें लगभग 11% के एनपीएस है। तो मुझे लगता है कि मार्केट डजंट लाइक अदर सेगमेंट्स वेयर द कंपनी हैव वेरी हाई एनपीएस और जहां से एक्चुअल में ये कंपनीज का लॉस आ रहा है। गोल्ड फाइनेंसिंग इज अ वेरी वेरी स्टेबल बिजनेस फॉर ऑल ऑफ देम। बट ये बाकी जो बिजनेसेस है, माइक्रो फाइनेंस हो गया या अनसिक्योर्ड लेंडिंग के बिजनेसेस हो गए, ये बेसिकली उनके वैल्यूएशंस को यहाँ पर टेपर कर रहे हैं। यदि आप गोल्ड फाइनेंसिंग का बिजनेस देखोगे तो इसमें ऑलमोस्ट आइडियली 0 एनपीए होते हैं। बिकॉज क्या हो जाता है कि सपोज कोई आपका कस्टमर डिफॉल्ट करता है जिसके लिए आपने लोन डिसबर्स किया है, तो आगे जाके आपको ये जो गोल्ड मिला है कस्टमर से जिसने डिफॉल्ट किया है उसका आप ऑक्शन कर सकते हो, यानी 100% आपको यहाँ पर रिकवरी हो जाता है सपोज गोल्ड प्राइजेस हैज नॉट फॉलन। एंड करंटली जो सिनेरियो चल रहा है जहां पे गोल्ड प्राइजेस ने मैसिव रैली दिया है, तो यहां पर आपका रिस्क और एडिशनली कम हो जाता है बिकॉज आपने ऑलरेडी 75% ही एलटीवी दिया था 100 रुपीज के वैल्यू के गोल्ड के लिए। एंड वो सपोज 100 रुपीज का वैल्यू का गोल्ड 130 और 140 रुपीज हो जाता है। एंड सपोज यहाँ पर जो कस्टमर है वो डिफॉल्ट करता है, तो आपको यहाँ पर
तो आपको ये केस में कोई भी लॉस नहीं होता, आपका ऑलमोस्ट 0 एनपीए का ये बिजनेस है। इसके बाद में लेट्स मूव अहेड टू द अनदर कंपनी विच इज इनटू गोल्ड फाइनेंसिंग। ये एक बैंक है सीएसबी बैंक, जिसका नाम पहले कैथलिक सीरियन बैंक था। ये फेयरफैक्स ओन्ड ये कंपनी है। प्रेम वर्षा जी आप देखोगे तो यहाँ पर उनका 40% का स्टेक है थ्रू फेयरफैक्स। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो टोटल उनका जो लोन बुक है उसमें से जो गोल्ड लोन्स है वो लगभग 47% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इन एयूएम। और इसके अलावा कंपनी के बाकी भी सेगमेंट्स है, जैसे कि होलसेल लेंडिंग में लगभग 23% है टोटल लोन बुक का, 13% उनका बिजनेस लेंडिंग से आता है एंड 17% रिटेल साइड से आता है। जो गोल्ड का लोन बुक है वो लगभग 16,456 करोड़ का है करंटली। तो यदि आप सीएसबी बैंक के रिसेंटली कॉन कॉल्स पढ़ोगे तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने एक इंटरेस्टिंग गाइडेंस दिया है। करंटली उनका जो कॉस्ट टू इनकम का रेशो है लगभग 63-64% का है, जो लगभग मे बी नेक्स्ट 1 ईयर के लिए यही रेंज के आसपास रहेगा। बट आफ्टर FY28 यहाँ पर हमें एक ड्रास्टिक रिडक्शन दिखेगा एंड मैनेजमेंट का टारगेट ये है कि एक कॉस्ट टू इनकम रेशो को रिड्यूस करके लगभग 50% का करना है। और सपोज ये 50% हो जाता है तो तभी क्या होगा, एक ऑपरेटिंग लेवरेज ये बैंक के लिए प्ले होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उनका बेसिकली जो कॉस्ट है वो सिमिलर रहेगा बट दे विल स्टार्ट गेटिंग द एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस फिक्स्ड कॉस्ट। उससे क्या होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम ट्रैक करते हैं कोई भी एक एनबीएफसी के लिए, बैंक के लिए, विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये उनका रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ एक्सपांडिंग ऑफ दिस रिटर्न ऑन इक्विटी जो पी है वो बेसिकली रीरेट हो जाता है। तो हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है स्प्रिंट करके, जहां पे हम पी रीरेटिंग पे फोकस करते हैं। एंड पी रीरेटिंग क्या क्या अलग अलग चीज़ों से हो सकता है, जिसमें बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाता है या प्रोडक्ट मिक्स चेंज आ जाता है। तो ये केस में बेसिकली ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया, या जो कॉस्ट टू इनकम है दैट इज गोइंग टू फॉल इन फ्यूचर बिकॉज जो फिक्स कॉस्ट है दैट वोंट बी इंक्रीजिंग मच हायर कंपेयर टू जो प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होगा। इसके अलावा यदि आप देखो तो बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी बॉटम आउट हुआ है लगभग 3.54% को इन Q1 2026 एंड रिसेंटली Q2 2026 में वो स्लाइटली इंप्रूव हुए है फ्रॉम 3.54% इन लास्ट क्वार्टर टू 3.81%। तो अकॉर्डिंग टू बैंक की मैनेजमेंट यहाँ पर जो निम्स है वो अप टू 3.8-3.9% के आसपास रहेंगे एंड इन नेक्स्ट ईयर वो 4% के आसपास भी टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर NIM यानी नीम का भी रिकवरी है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन से बेसिकली क्या होता है कि जो यील्ड होते हैं यानी जो इंटरेस्ट रेट पे आप आपके जो लोन्स है उसको डिसबर्स करते हो कंपेयर टू आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है, उसका एक डिफरेंस होता है। तो यदि आप यहाँ पे अलग अलग जो NBFCs और जो बैंक्स है उसके यील्ड को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे मन्नपुरम के केस में यील्ड बहुत ज़्यादा था। एक समय पे ये यील्ड लगभग 25% का था विच हैज सिस्टमैटिकली रिड्यूस टू अबाउट 19% करंटली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एडिशनल कंपटीशन भी आ रहा है। यदि आप चोलामंडलम हो गया या बजाज फाइनेंस के कॉन्कॉल्स भी देखोगे तो दे आर ऑल्सो एंटरिंग एग्रेसिवली इनटू अ गोल्ड फाइनेंसिंग बिजनेस, और इसीलिए क्या होगा कि ये जो यील्ड है इसमें कंप्रेशन आएगा। बट इसके कंपैरिजन में यदि आप सीएसबी बैंक की यील्ड देखोगे तो वो हार्डली 12% की है, और यदि आप उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग देखोगे तो वो लगभग 6.5% का है। और ऑलवेज इन केस ऑफ बैंक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू एनी एनबीएफसी। यही कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यदि आप मन्नपुरम के केस से कंपेयर करोगे तो मन्नपुरम में लगभग 9% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, क्योंकि बैंक्स में यदि आप देखोगे तो जो कासा रेशो होता है यानी करंट और सेविंग अकाउंट का रेशो कंपेयर टू टोटल डिपॉजिट्स, इसके वजह से उनका बेसिकली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाता है। क्योंकि सेविंग अकाउंट में यदि आप देखोगे तो आपको मे बी 4-5% के आसपास एट द मैक्स रिटर्न्स मिलते हैं या इंटरेस्ट मिलता है। के कंपैरिजन में जो करंट अकाउंट होता है उसमें तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। इसीलिए बिकॉज ऑफ कासा इन केस ऑफ बैंक्स उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होता है कंपेयर टू एनी एनबीएफसी। और आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम है तो यहाँ पर आप जो टोटल लेंडिंग का आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी आप कम रख सकते हो कंपेयर टू एनबीएफसी, और इसीलिए आप काफ़ी बेटर सर्व कर सकते हो आपके कस्टमर को। आई थिंक इन केस ऑफ सीएसबी बैंक दीज आर ऑल अदर थिंग्स विच आर गोइंग टू हेल्प देम इन फ्यूचर। और यदि आप ये बैंक का बेसिकली प्राइस टू बुक भी देखोगे तो लगभग 1.5 टाइम्स ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। एंड यहाँ पर एग्रेसिवली बैंक ग्रो कर रहा है 25-30% से यहाँ पर गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट ने आगे जाके नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में ग्रो करने का। तो ये करंटली बैंक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। डेफिनेटली वन शुड ट्रैक
CSB बैंक। इसके बाद में हम और एक इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज फेडरल बैंक के फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बेसिकली यहाँ पे सब्सिडरी यदि आप देखोगे विच इज 61% ओन्ड बाय द फेडरल बैंक। तो यहाँ पर उनका आप देखो तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है, लगभग 6,700 करोड़ का गोल्ड फाइनेंसिंग के रिलेटेड लोन बुक है, जो टोटल लोन बुक का यदि आप देखोगे तो 42% आ जाता है। तो उनके बेसिकली 3 सेगमेंट्स थे, एक उनका गोल्ड का एक यहाँ पे लोन बुक था, इसके अलावा जो मॉर्गेज लोन्स होते हैं वो लगभग 52 to 53% ऑफ द लोन बुक है, और एक छोटा सेगमेंट था विच वाज इनटू द अनसिक्योर्ड लेंडिंग, जो एक समय में लगभग 15% का था आउट ऑफ टोटल लोन बुक, which has reduced to hardly 2.3% currently। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो रिस्क था ये पर्टिकुलर बिजनेस में बिकॉज ऑफ अनसिक्योर्ड लेंडिंग इट इज आउट ऑफ द सिस्टम ऑलरेडी। तो गोइंग अहेड मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस दिया है कि उनका सिर्फ जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन द गोल्ड लोन्स एज वेल एज ऑन द जो मॉर्गेज लोन्स होते हैं। जनरली इट इज ऑल्सो वेरी सिक्योर्ड सेगमेंट। सो सपोज इन वर्स्ट केस आपका जो कस्टमर है जिसको आपने लोन दिया है वो यहाँ पर डिफॉल्ट करता है, तो ये केस में आप उसका जो घर है उसको यहाँ पे आप ऑक्शन कर सकते हो, सिमिलर टू इन केस ऑफ गोल्ड ऑल्सो जिसको आप ऑक्शन करते हो। गोल्ड के केस में काफ़ी ईजियर है बिकॉज गोल्ड इज अ वेरी लिक्विड असेट, बट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी जो इतना लिक्विड नहीं है तो ये केस में थोड़ा समय जा सकता है, बट ये कंप्लीटली एक सिक्योर्ड वे ऑफ लेंडिंग का बिजनेस है जहाँ पे रिस्क काफ़ी कम है। एंड मुझे लगता है ये केसेस में आगे जाके जो बुक वैल्यू है इसमें भी थोड़ा इंक्रीज हो सकता है या री रेटिंग हो सकता है which can be reflected again in stock price as well। तो ये जो सारे NBFCs और बैंक्स है ये सेगमेंट में गोल्ड फाइनेंसिंग के, उसमें बिगेस्ट रिस्क इज फॉल इन गोल्ड प्राइजेस। सपोज गोल्ड प्राइजेस यहाँ से करेक्ट होते हैं बिकॉज एनी रीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्टली उनका जो AUM है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उनका जो टोटल LTV है वो भी कम हो जाएगा बिकॉज LTV फाइनली डिपेंड्स ऑन टोटल क्या करंटली गोल्ड का प्राइस चल रहा है, तो दैट कैन बी अ नेगेटिव थिंग फॉर इट। तो इसीलिए ब्लाइंडली कोई भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना इज नॉट राइट स्ट्रेटजी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेक्टर में टेलविंड्स हो एंड यू बेट ऑन द राइट प्लेयर। एंड सपोज वो टेलविंड्स वो सेक्टर में कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं या हेडविंड्स आ जाती है तो यू हैव टू ऑल्सो टेक अ राइट एग्जिट कॉल। एंड जो बेसिकली हम हमारे सर्विसेज में देते हैं, हम वी आर अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और हमारी टाइनी टाइटन्स और इमर्जिंग टाइटन्स की सर्विसेज है जहाँ पे not only the buying recommendation we give but more importantly right exit is also very very important। तो आपको यहाँ पर buy hold exit या सेल की जो रिकमेंडेशंस है वो हमारे टाइनी टाइटन्स और इमर्जिंग टाइटन्स सर्विसेज में मिल जाएगी। यहाँ पर आप कंपैरिजन देख सकते हो टाइनी टाइटन्स और इमर्जिंग टाइटन्स का। टाइनी टाइटन्स इज एक्सक्लूसिवली फॉर द SME कंपनीज और इमर्जिंग टाइटन्स जो है वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है मोर टुवर्ड्स स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। लगभग 80% के यहाँ पर स्मॉल कैप्स है एंड रिमेनिंग 20% इज विद द मिड कैप्स, जिसमें आपको स्कटलबट के नोट्स भी मिल जाते हैं बेसिकली जहाँ पे हम मैनेजमेंट के साथ मीट करते हैं या प्लान विजिट्स करते हैं, तो ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। स्टॉक अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस में मिल जाएंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिटिंग पर्टिकुलर कंपनी इफ सपोज देर इज एनी चेंज इन थीसिस। तो यदि आपने इमर्जिंग टाइटन्स और टाइनी टाइटन्स को अब तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसके जो सारे डिटेल्स है आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे या आप मुझे कॉल करके भी इसके रिलेटेड आपकी जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हो। तो आपको एक गोल्ड फाइनेंसिंग का एक डिटेल वीडियो कैसे लगा, काफ़ी अलग अलग कंपनीज के बारे में ये वीडियो में डिस्कस किया, स्टार्टिंग विद मुथूट फाइनेंस विच इज़ बेसिकली अ जायंट इन दिस इंडस्ट्री विद द हाईएस्ट मार्केट शेयर। उसके बाद में आप देखो तो IIFL फाइनेंस आ जाता है जिसमें करंटली कुछ रेगुलेटरी रिलेटेड इश्यूज हुए थे बट अगेन दे आर रिकवरिंग बैक। इसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इज मनप्पुरम फाइनेंस, जिसमें भी आप देखो तो गोल्ड फाइनेंस के अलावा उनके बाकी जो बिजनेसेस है रिलेटेड टू आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस एंड व्हीकल एंड इक्विपमेंट रिलेटेड जो लोन बुक है उनका, यहाँ पर एक्चुअली चैलेंजेस है, इसीलिए प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखो तो कम मिलता है, लगभग 2 टाइम्स का मिलता है कंपेयर टू जो मुथूट के केस में लगभग 4 to 4.5 टाइम्स का है। इसके अलावा ये वीडियो में वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट कैथलिक सीरियन बैंक जिसके पास लगभग 16,000 करोड़ का लोन बुक है रिलेटेड टू गोल्ड। और ये केस में क्या चल रहा है, बेसिकली उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो करंटली 64% का है, इट इज एक्सपेक्टेड टू फॉल टू 50% इन नेक्स्ट 4 years एंड एट द सेम टाइम उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो भी यहाँ पर बॉटम आउट हो गया है। यहाँ से आगे जाके जो क्वार्टर्स हो गए यहाँ पे आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा इंक्रीज ही दिखने को मिलेगा। एंड द लास्ट प्लेयर विच वी बेसिकली डिस्कस्ड अबाउट विच इज अ सब्सिडरी ऑफ द फेडरल बैंक। तो यहाँ पर भी आप देखो तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसमें उनका अनसिक्योर्ड लोन बुक का जो 15% का इनिशियली पोर्शन था विच हैज रिड्यूस करंटली टू 2.3%, तो यहाँ पर भी एक री रेटिंग हो सकती है। तो आपको एक डिटेल वीडियो मेरा कैसे लगा गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी, इसका जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और जरूर स्प्रिंट करके लिखिए टू शो योर सपोर्ट
इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट वीडियो के लिए आपने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, विच वॉज माई कम बैक वीडियो ऑन द यूट्यूब आफ्टर अ लॉन्ग गैप, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो आपको अगेन ये 2026 का साल बहुत ही अच्छा रहे फॉर योर हेल्थ एज वेल एज वेल्थ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हर सैटरडे को 11 o'clock को पोस्ट करता हूं, तो जरूर ये जो वीडियोस है आप देखते रहिए। और वैल्यू एजुकेटर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है जरूर आप आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को एट 11 o'clock विद इंटरेस्टिंग एनालिसिस ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो कैप कंपनी।